जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज हम लोग प्रमुख कलाकार समूह को पढ़ेंगे, जैसे कि बॉम्बे स्कूल और बंगाल स्कूल, यंग तुर्कस या कलकत्ता ग्रुप, दिल्ली शिल्प चक्र। आज 4 ग्रुपों को पढ़ेंगे, 4 समूहों को पढ़ेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अन्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल को पढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो आज शुरू करते हैं बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा है, जैसे कि ईवी हेवल के बारे में पढ़ा है, अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवल के प्रयासों से ही बंगाल स्कूल आगे बढ़ा था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने बंगाल स्कूल के बारे में बैकग्राउंड तो देख ही लिया है। बंगाल स्कूल का, बंगाल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, जैसे कि 1905 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना के पीछे मूल कारण क्या था? इसकी स्थापना के पीछे मूल कारण था कि जैसे कि कंपनी शैली इस समय खूब आगे बढ़ चुकी थी, तो कंपनी शैली में विदेशी प्रभाव खूब आ चुका था। तो ये एक तरीके से पुनर्जागरण था, भारतीय कला का पुनर्जागरण काल था बंगाल स्कूल। इसी के प्रयासों के माध्यम से ही जो भारत में पुरातन चित्रकला पद्धति थी उसको आगे बढ़ाया गया, भारतीय शैली जो थी उसको आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं बंगाल स्कूल भारत में कला के पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें कई कलाकार इस स्कूल से निकलते हैं, जैसे कि शैलेंद्र नाडे, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, जामनी रंजन राय, अ, अब्दुल रहमान चुगताई, प्रमोद चटर्जी, शारदा वकील, रविंद्र नाथ। तो इस तरीके से कई कलाकार होते हैं जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, कई विद्यालयों में तो जाकर के प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष तक नियुक्त होते हैं। क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के वहाँ पर कला विभाग की स्थापना ही कर देते हैं 1942 ईस्वी में। जैसे कि असित कुमार हल्दर हुए, ये लखनऊ स्कूल में प्रधानाचार्य हुए। नंदलाल बोस के बारे में तो जानते ही हैं, इन्हें सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से प्रमुख कलाकार जो हैं यहाँ से निकलते हैं। टीपी राय चौधरी के बारे में जानते हैं कि मद्रास स्कूल में हमेशा, मद्रास स्कूल से इनका संबंध रहा है। वो वहाँ पे जाकर के पूरी जीवन मद्रास स्कूल को न्यौछावर करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बंगाल स्कूल बहुत महत्वपूर्ण होता है और बंगाल स्कूल को सिर्फ बंगाल स्कूल को पढ़ लेने से हमें इन कलाकारों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है। इस हिसाब से बंगाल स्कूल तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, तब जा कर के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो एक तरीके से समझ लीजिए कि की वीडियो है टीजीटी पीजीटी कला के लिए, भारतीय कला को समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बंगाल स्कूल की स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना का मुख्य प्रेरणा स्रोत कला विद्यालय के प्रधानाचार्य ईवी हैवल रहे हैं, जो कि भारतीय कला पर पाश्चात्य कला शैली को थोपने के विरोधी थे। जैसे कि विदेशी शैली कौन सी थी, पाश्चात्य शैली कौन सी थी, कंपनी शैली हो गई, एकेडमिक शैली हो गई, इसके थोपे जाने के विरुद्ध में थे। इनका ये कहना था कि भारतीय कला पे विदेशी कला नहीं थोपा जाना चाहिए। अगर कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो तनी मनी परिवर्तन हो जाए, जिससे कि भारतीय शैली अपनी मूल रूप को न भूल सके। देखिए, भारतीय कलाकार जैसे कि रवि वर्मा और अंग्रेजी कला विद्यालयों में इस शैली का बोलबाला था। राजा रवि वर्मा क्या थे, पौराणिक विषयों को विदेशी शैली में चित्रित किया करते थे। विदेशी शैली में चित्रित करने के पीछे कहानी ये है कि इन्होंने भारतीय पौराणिक विषयों को शैल माध्यम में चित्रित किया था, साथ ही साथ यथार्थवादी प्रकृति में चित्रित किया था, जबकि भारतीय चित्रकला का मूल है आदर्शवादी, जबकि राजा रवि वर्मा ने यथार्थवादी शैली में चित्रित किया था। ठीक है, तो हैवेल के विचारों के प्रमुख समर्थक थे अवनींद्रनाथ टैगोर।
मैंने बताया अवनींद्रनाथ टैगोर ही इनके विचारों के प्रमुख समर्थक थे। ये देखिए जब ये कलकत्ता कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे ईवी हैवल, उसी समय 1896 ईस्वी की बात है, 1896 से 1905 तक, एक मिनट, 1896 से 1905 ईस्वी तक जब ये वहाँ पे प्रधानाचार्य थे, उसी समय ये वहाँ पे उप प्रधानाचार्य थे, 1905 तक। तो ये वहाँ पे उप प्रधानाचार्य थे और इन्हीं दोनों के प्रयासों से राष्ट्रवादी भारतीय शैली की स्थापना हो सकी थी, जिसे बंगाल स्कूल के नाम से जाना गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। ये चित्र इन्होंने 1905 ईस्वी में बनाया था, जब भारत विभाजन हो रहा था, बंगाल को अलग किया जा रहा था। इन्होंने भारत को एकत्रित करने के लिए एक तरीके से समझ लीजिए एक चित्र बनाया और जिसके पीछे पूरा भारत एक हो गया। उन्होंने एक युवा महिला का चित्र बनाया, युवा नारी का चित्र बनाया जिसके 4 हाथ थे और उस महिला का नाम दिया इन्होंने भारत माता, जिसमें इन्होंने भारत माता का एक युवा और चतुर्भुजी महिला का रूप प्रस्तुत किया था, ये लिखा भी है। अवनींद्रनाथ के साथ इस शैली में जुड़े अन्य प्रमुख कलाकारों में इनके प्रमुख शिष्य ही थे, जैसे कि नंदलाल बोस थे, असित कुमार हल्दर थे, शैलेंद्र नाथ डे थे, डीपी राय चौधरी मतलब देवी प्रसाद राय चौधरी थे, यामिनी रंजन राय थे, एमआर चुगताई थे, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई थे, प्रमोद कुमार चटर्जी थे, शारदा उकील। देखिए उकील 3 हैं, 3 भाई हैं, शारदा वारदा रंदा, जिन्होंने आईफेक्स की स्थापना किया था, लेकिन शारदा उकील बंगाली स्कूल से जुड़े हुए थे। आगे देखिए रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, के वेंकटप्पा, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार रहे। 1920 तक इस बंगाली स्कूल शैली का लगभग पतन हो गया था। 1905 से लगभग 1920 तक ये बंगाली स्कूल अपने चरम पे रहा, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका पतन हो गया। हालांकि वर्तमान भी में भी ये मतलब सक्रिय है। इसमें कुछ कलाकार हैं जैसे कि गणेश पाइन हो गए, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, देवज्योति राय, परेश मती इस शैली के इस शैली में अभी चित्रांकन करते हैं। इस शैली का मतलब क्या है? जब भी कहा जाए कि कैसे पहचानेंगे कि जो चित्र बना हुआ है ये बंगाल स्कूल का है या बंगाल शैली का है, तो जो भी चित्र वास तकनीक से बनेंगे, वास पेंटिंग से बनेंगे, वास शैली से बनेंगे, वो बंगाल स्कूल के चित्र होंगे। और बंगाल स्कूल में वास तकनीक के प्रणेता स्थापनकर्ता अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इन्होंने जापान जाकर के वास तकनीक सीखा हुआ था। आगे अगर हम लोग देखें तो यूरोपीय कला जगत में कला प्रवृत्तियों की विकास की पृष्ठभूमि में मूल आधार पूर्ववर्ती सांस्कृतिक परंपराएं व दार्शनिक विचार रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय कला में आधुनिकता एक जटिल रूप में उपस्थित हुई तथा एक समस्या बन गई। भारतीय कलाकार यूरोपीय कला से प्रभावित होकर अपनी मूल जड़ों का परित्याग करते हुए नवीन आकारों की अभिव्यक्ति हेतु बंगाल स्कूल की वास शैली की रूढ़ियों को तोड़ने में संघर्षरत थे। यद्यपि भारत में कोई सशक्त विचारशील कला आंदोलन जन्म नहीं ले सका, कुछ कलाकार समूह अवश्य सामने आए जिनमें कुछ समाप्त हो गए, कुछ का आधुनिक कला के विकास में प्रमुख योगदान रहा। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे यंग तुर्कस के बारे में। यंग तुर्कस या फिर द बॉम्बे ग्रुप कंटेम्प्रेरी या फिर इसे कहते हैं समसामयिक आर्टिस्ट, 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों नाम एक ही हैं, यंग तुर्कस, द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी या फिर समसामयिकी आर्टिस्ट, ये तीनों एक ही नाम है, मतलब एक ही संस्था के नाम है, समूह के नाम है। देखिए इसमें जे स्कूल ऑफ आर्ट, आप लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जानते ही होंगे कि जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1957 ईस्वी में हो गई थी। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ भारतीय कलाकारों ने भारतीय डिजाइन के मूल्यों का परवर्ती प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद का सफल संश्लेषण करने हेतु 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। देखिए प्रभाववाद एक नया शब्द होगा आपके लिए। प्रभाववाद से ही आधुनिक चित्रकला या आधुनिक शैली का उद्घोषण होता है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, अगर कहीं भी आधुनिकतावाद, चित्रकला में आधुनिकतावाद की बात किया जाता है तो वो मूल रूप से शुरुआत होती है प्रभाववाद से,
और प्रभाववाद का प्रारंभ होता है माने के चित्रों से। इसमें उन्होंने एक चित्र बनाया था, अ, वो चित्र था तृण का भोजन था क्या, शायद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसी चित्र से इन्होंने प्रभाववाद की शुरुआत किया था तथा अभिव्यंजनावाद का सफल संश्लेषण भी करने के लिए 1937 ईस्वी में यंग तुर्कस या फिर द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। संभवतः यह भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला पहला समूह था। इस ग्रुप में पीटी रेड्डी, एमटी भोपले, ए मजीद, एम वाई कुलकर्णी, सी बप्टिस्टा तथा ई मागुल इसके सदस्य रहे थे। तो ये था यंग तुर्कस। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से प्रश्न शायद ही कभी पूछे जाते हों। तो जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने बता दिया कि बंगाल स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि यंग तुर्कस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम बताते चलेंगे, क्योंकि इससे बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, न के बराबर। आगे हम लोग देखते हैं कलकत्ता स्कूल 43 इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में की गई थी। बंगाल स्कूल के समर्थकों के दुराग्रहों में एक रूढ़ि विरोधी युगीन प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ हुआ। नवीन परिस्थितियों के परिवेश में निजी कला रूपों का स्वच्छंदता पूर्वक निरूपण किया। देखिए इसमें इस प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता के 8 कलाकारों ने मिलकर 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की। तो इसके संस्थापक सदस्यों में आप देखिएगा कि कलकत्ता के ही 8 कलाकार थे और कलकत्ता में ही बंगाल स्कूल भी चल रहा था। कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख सदस्यों में सुबोध टैगोर, कमला दास गुप्ता, ये मूर्तिकार थे, प्रदोष दास गुप्त, गोपाल घोष, प्राणकृष्ण पाल, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, पारितोष सेन, रथीन मिश्रा प्रमुख थे। देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कलाकार बंगाल स्कूल का नहीं है, जबकि इन सभी का नाम देगा। ज़्यादातर नाम देता है रथीन मिश्रा का नाम दे देगा और पूछेगा कि मतलब 3 कलाकार दिए रहेगा बंगाल स्कूल का और एक कलाकार दे देगा, ज़्यादातर नाम दे देता है रथीन मिश्रा का। तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन मतलब कि बंगाल स्कूल का सदस्य नहीं है, तो इन्हीं का नाम ज़्यादातर पूछ लेता। बाकी ये सभी नाम थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। प्रदोष दास गुप्ता का नाम तो आप जानते हैं, इनका भी नाम कई बार पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार इसमें नहीं है। और देखिए पारितोष सेन का नाम आप बार बार सुने होंगे और गलती से इनका नाम बंगाल स्कूल से न जोड़ दीजिएगा। इनमें सबसे मुख्य योगदान सुबोध टैगोर का रहा। इस ग्रुप के अध्यक्ष और संयोजक एवं संस्थापक प्रदोष गुप्ता थे। पालना माँ व पुत्र तथा पृथ्वी माता इसकी प्रमुख कृतियां रही हैं। आगे देखिए कलकत्ता ग्रुप के इन कलाकारों ने कला का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय होना, अन्योन्याश्रित होना बताया है। बाद में कलकत्ता में राम किंकर बैज का नाम आप सभी ने सुना होगा। राम किंकर बैज ने शांति निकेतन में संथाल परिवार की एक मूर्ति बनाई है और वो मूर्ति सीमेंट से बनाई हुई है राम किंकर बैज ने। और गोवर्धन दास का नाम भी आप लोग खूब सुने होंगे। अवनी सेन का नाम भी खूब सुना होगा आप लोगों ने। सुरील माधव सेन भी इस ग्रुप से जुड़े रहे। आगे देखिए 1944 या 45 ईस्वी में इस ग्रुप ने मुंबई में अपनी प्रदर्शनी आयोजित की थी। 1944-45 में पूछा जाता है कि कलकत्ता ग्रुप ने अपनी प्रदर्शनी कब आयोजित की थी, तो 1944-45 ईस्वी में। इस ग्रुप की तीसरी कला प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, जिसे पैग कहते हैं, पैग की स्थापना के साथ मुंबई में यह ग्रुप विघटित हो गया था 1953 ईस्वी में। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि पैग की स्थापना कब होती है। पैग की स्थापना 1947 ईस्वी में होती है। चलिए आगे देखते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है पैग 1947, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने इसमें
देखा है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैग का मतलब वो पैग नहीं, शराब वाला पैग नहीं है, ये एक कलकत्ता कलाकारों का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बम्बई में आयोजित कलकत्ता ग्रुप के प्रदर्शनी के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। इसके इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी तीसरी कला प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में हुई थी। तो पैक की स्थापना के साथ ही ये कालांतर में विघटित हो गया था। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाल में आयोजित कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर 1947 ईस्वी में पैक की स्थापना की गई थी। पैक बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है। एक तरीके समझिएगा कि बंगाल स्कूल के बाद पैग का ही नाम आता है, या दिल्ली शिल्प चक्र का इसके बाद आता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पैक की स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी, और पैक की स्थापना में मुख्य प्रयास एस एच रजा का रहा है। एस एच रजा, एफ एन सूजा, सूजा इसके सचिव रहे थे, ठीक है। के एच आरा से मिले तीन कलाकारों ने मिलकर पैक की स्थापना किया था। तीन कलाकार नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा, रजा, सूजा, आरा। तीन नाम है, रजा, सूजा, आरा। इन तीनों के प्रयासों से ही पैग की स्थापना 1947 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। पैग को सक्रिय बनाने के लिए एम एफ हुसैन, एच ए घोड़े, एस के बाकरे, ये एक मूर्तिकार भी थे, को भी इसमें सम्मिलित किया गया। ग्रुप के अन्य सदस्यों में मनीषी डे, राम कुमार। राम कुमार का एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है, सॉरी बंगाल नहीं, बनारस घाट। बनारस घाट जो है इनका प्रमुख चित्र है, बहुत प्रसिद्ध है। और ये अमूर्त शैली में बना हुआ है, बंगाल बनारस घाट, ठीक है। अगला है अकबर पद्मसी और तैयब मेहता। तैयब मेहता भी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं, और अकबर पद्मसी, इन दोनों से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी एम एफ हुसैन के बारे में तो हमने आपसे बता ही दिया है। एच ए गौड़ के बारे में भी एक स्लाइड में मैंने बता दिया, एक वीडियो डेडिकेटेड था एम एफ हुसैन के, और क्या नाम है कि हैबर और कुलकर्णी पे आधारित एक वीडियो था, इसमें तीन कलाकार थे, तो देख लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो। पैक के कलाकारों में रचनात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद तथा सामाजिक व पारंपरिक भ्रांतियों को अनदेखा किया था। पैक के कलाकार ऊंचाइयों तथा नवीन दिशा देने के लिए एफ एन सूजा ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एफ एन सूजा एक तरीके से समझिए कि इसके जनक तो थे ही, इनका ही सर्वे सर्वा योगदान है। हालांकि ये ग्रुप ज़्यादा चल नहीं पाया और 1948 में एक ही प्रदर्शनी किया था, और उस प्रदर्शनी के बाद ही ये ग्रुप विघटित हो गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं दिल्ली शिल्प चक्र। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है, और इसकी स्थापना तो 1947 में विभाजन के बाद हुआ था। जो भी कलाकार पाकिस्तान से भारत आए थे उनके पास कोई जगह नहीं थी चित्रकारी करने के लिए, तो एक अलग से उन्होंने ग्रुप की स्थापना की था, दिल्ली शिल्प चक्र। इसके संस्थापक सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सदस्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रदर्शनियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, शिल्पी चक्र दिल्ली में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थिति है। इसकी वार्षिक प्रदर्शनी 1949 ईस्वी में हुई थी। 1947 ईस्वी में भारत विभाजन हुआ, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली में कला गतिविधियों से संबंधित एकमात्र सरकारी संस्था थी, आईफेक्स जिसे कहते हैं। इसका नियंत्रण गैर सरकारी सदस्यों के पास था, जिसके कारण इसकी गतिविधियों से कालांतर में कलाकार असंतुष्ट थे। 1949 ईस्वी में केवल कंवल कृष्ण नाम है, कंवल कृष्ण नाम होगा, केवल नहीं होगा, कंवल कृष्ण तथा के एस कुलकर्णी आईफेक्स की सदस्यता से त्याग पत्र दे करके धनराज भगत व बीसी सान्याल के साथ मिल करके नई दिल्ली में दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना करते हैं। इसके सदस्यों में संस्थापक सदस्यों में देख लीजिएगा, संस्थापक सदस्यों में कंवल कृष्ण, के एस कुलकर्णी और धनराज भगत, बीसी सान्याल बहुत महत्वपूर्ण है। के एस कुलकर्णी इनका संबंध कर्नाटक से है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ सदस्य बाद में सम्मिलित हुए थे, जैसे कि हरकृष्ण लाल, के सी आर्यन, दमयंती चावला और दिनकर कौशिक, जया अप्पा स्वामी, श्रीनिवास पंडित,
बृजमोहन भनोत आदि इसके बाद में सम्मिलित हुए सदस्य थे। इस संगठन में लगातार कुछ सदस्य जुड़ते रहे, जैसे कि देवयानी कृष्ण, रामेश्वर बूटा और जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद आदि रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली शिल्प चक्र की विशेषता यह थी कि इसकी वार्षिक प्रदर्शनी में सदैव एक गैर सदस्य इसके मुख्य अतिथि के रूप में जुड़ता था। इसमें कुछ प्रमुख नाम है, जैसे कि सैलोज मुखर्जी और केजी सुब्रमण्यम, ये प्रमुख नाम है। तो ये दोनों इससे जुड़ते रहे, मतलब मुख्य अतिथि के रूप में थे, जो कि इसके सदस्य नहीं थे। दिल्ली शिल्प चक्र का प्रारंभिक कार्यकाल जंतर मंतर में था, वह सान्याल स्टूडियो में था। सान्याल स्टूडियो ये लाहौर में है, बीसी सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1957 ईस्वी में इसका स्थायी कार्यालय शंकर मार्केट में 19F नामक मकान में आया। उसके बाद 1960 ईस्वी तक यह सक्रिय रहा, जिसके बाद यह शिथिल पड़ गया। इस संस्था के सदस्यों में PS कुलकर्णी ने ऐसे अछूते प्रयोग किए जो पूर्व और पश्चिम की नवीन प्रणालियों में की प्रतिनिधि करती है। साथ ही आप अपनी कला शैली के निर्माता भी थे। KS कुलकर्णी, KS कुलकर्णी का कहना था कि मैं ऐसा कलाकार हूँ, जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है, इन्होंने खुद कहा है कि मैं ऐसा कलाकार हूँ जिन्होंने अपनी एक नई शैली का विकास किया है। धनराज भगत ने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था। ये एक एक्सटर्नल नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। धनराज भगत ने मूर्ति कला की परंपरा का परिवर्तन का सूत्रपात किया था। तो हम लोगों ने आज देखा है बंगाली स्कूल और यंग तुर्कस, कलकत्ता समूह, पैग 1947 मुंबई वाला, और दिल्ली शिल्प चक्र के बारे में हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके जो अन्य समूह बचे हैं उनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको कुछ सुझाव या कोई शिकायत, कोई भी सलाह देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं। ठीक है, और आपके सभी सुझाव हम मानेंगे, जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, कि या फिर कोई नया पॉइंट, कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, तो नया टॉपिक को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये नया टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन हाँ, वो पीजीटी कला वर्ग से ही हो तो वो हम उपलब्ध करा देंगे, अन्य के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।